आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CBI कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में। ज़रा सोचिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं या पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनकी आंखें चीज़ों को देख रही हैं और चीज़ों को देख रही हैं, लेकिन उनका ब्रेन जो है उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है और वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये खास करके कुछ बच्चे हो सकते हैं छोटे, या फिर कुछ बड़ों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो है CBI कहलाता है, कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट कहलाता है। नॉइज़ी एरिया में, भीड़ में चीज़ों को पहचानना मुश्किल पड़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि CBI क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसको कैसे पहचाना जा सकता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, और इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनको हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे क्या होम्योपैथी से इस तरीके के केसेस में कुछ हेल्प मिल सकती है। CBI क्या होता है, यानी कि कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट। होता क्या है, ये जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, इससे पीछे का जो एरिया लोब होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब, इसे हम कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसका काम होता है चीज़ों को प्रोसेसिंग करना। हमने किसी चीज़ को देखा, आंखों ने देखा, ब्रेन तक जो मैसेज जाता है तो ब्रेन उसे एनालाइज करता है कि ये क्या चीज़ है, कौन सा जो है ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके की बीमारी में ये जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब, ये जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है, ये काम नहीं करता है, ये डैमेज हो जाता है। यानी कि जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी आंखों में नहीं होती है, बल्कि दिमाग में होती है, पीछे हमारे दिमाग में होती है। क्योंकि हम चीज़ें देख तो रहे थे, हम चीज़ें को देख रहे हैं, लेकिन क्या है, विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। इसलिए हमें चीज़ें देखने के बावजूद भी हम समझ नहीं पाते हैं, या बच्चा समझ नहीं पाता, या कोई पेशेंट नहीं समझ पाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक कैमरा है। कैमरा क्या है, आंखें हैं, ठीक है, और कैमरा जो है हम पिक्चर ले रहा है, और जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर में जो है इमेज जो है बन नहीं पा रही है, ठीक तरीके से ब्रेन में जो है इमेज बन नहीं पा रही है। ऐसे ही होता है CBI में। हमारी आंखें चीज़ों को देखती तो हैं, लेकिन ब्रेन उनको एनालाइज करने में फेल रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कम्प्लीटली पूरी तरीके से कुछ नहीं देख पा रहा है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा कुछ चीज़ों को सही से देख लेता है, बता देता है, और कुछ चीज़ों को पहचानने से इनकार करता है, नहीं बता पाता। इसी वजह से CBI के जो केसेस होते हैं, यानी कि कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट के जो केसेस होते हैं, वो हर बच्चे के अलग अलग होते हैं। हर बच्चे की जो है कंडीशन अलग अलग होती है, और उसी कंडीशन के हिसाब से हमें रिजल्ट भी देखने को मिलता है कि किस बच्चे में कितना सुधार हो पाया या हो पाएगा, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है उसके विज़न में सुधार होने की। अब बात करते हैं आखिरकार CBI क्यों होता है, यानी कि CBI के क्या कारण बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया इसका कारण यही है कि ये जो हमारा विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर है, ये जो हमारा ऑक्सीपिटल लोब है, ये जो विजुअल कॉर्टेक्स है, इसमें किसी न किसी वजह से जो है क्षति हो जाती है, डैमेज हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, वो सेंटर सही से काम नहीं करता है। इस वजह से जो है CBI होता है। और इस वजह ये जो विजुअल कॉर्टेक्स में ख़राबी होने की कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि ड्यूरिंग बर्थ, बच्चे के जन्म के वक्त कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन को एक जिस मात्रा में मिलनी चाहिए वो ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाई, बच्चे को नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उसको CBI हो सकता है। दूसरा कॉज ये भी हो सकता है कि प्री मैच्योर बेबी, बच्चा 9 मंथ से पहले 7 मंथ में पैदा हो गया, और उसकी वजह से भी जो है CBI हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि सिर में चोट या कोई ब्रेन इंजरी, और एक कारण और भी हो सकता है कि ब्रेन में किसी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से CBI होने का खतरा बढ़ जाता है। एक कारण और भी हो सकता है कि बार बार दौड़े पड़ना, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौड़े पड़ना, ठीक है, सीजर आना, झटके आना, या फिर कोई भी अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होना, जिससे कि पेशेंट में CBI हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होंगे, कैसे पहचाने, क्या सिम्टम्स होंगे। तो होता क्या है कि पहला लक्षण ये है कि चीज़ों को पहचानने में दिक्कत। जैसे सामने कोई खिलौना रखा, कोई टॉयज़ है, ठीक है, बच्चा उसको देख रहा है, समझ रहा है, देख तो रहा है, लेकिन उसका जो विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर है ब्रेन का, वो उसको पहचान नहीं पा रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। तो ये जो है चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को पहचानने में बच्चे को दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है, ये भी लक्षण देखने को मिलता है कि जो चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, कोई जैसे कि बॉल है चमकती हुई, हम बॉल आप फेंकोगे तो चलेगी, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई खिलौना है, वो चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है,
तो चलते ही जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको जो है बच्चा समझ लेता है कि ये क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्लियरली समझने लग जाता है। तीसरा लक्षण सीबीआई के पेशेंट में, इस तरीके के बच्चों में ये होता है कि अगर कोई रूम है या कोई क्लास रूम है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं या कई सारे कलर हैं या थोड़ी भीड़ है, कई सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो जो ब्रेन फिर वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे को आइडेंटिफाई करने में, चीज़ों को समझने में फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। नॉइजी एरिया में, भीड़ में कई सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो ब्रेन जो है फिर उसको एनालाइज सही से नहीं कर पाता। और एक लक्षण ये होता है कि कुछ खास कलर, रंग का पहचानना, उनको पसंद करना, जैसे कि रेड कलर हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, कोई भी कलर हो सकता है बच्चे का, वो कलर उसको खास समझ में आता है, इसके अलावा और कोई कलर नहीं देख रहा है। पेशेंट बोलता है कि वो कलर वो पहचान लेता है, इसके अलावा दूसरा कलर नहीं पहचानता। और एक लक्षण देखने को मिलता है कि ऑब्जेक्ट को, जैसे नॉर्मल बच्चा होता है, देखा बता दिया, हाँ भाई डॉगी है क्या नहीं है, तो इस तरीके के बच्चे होते हैं वो ऑब्जेक्ट को देखने में थोड़ा देरी, समय, टाइम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन का जो विजुअल सेंटर है, विजुअल कॉर्टेक्स है, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, तो वो क्या है, टाइम लगता है, देखेंगे, समझेंगे क्या है, ठीक है, तो उस चीज़ में उनको समझने में थोड़ा डिले हो सकता है। और एक लक्षण ये होता है कि जो डेली जहाँ बच्चा रहता है, उसका घर हो गया, उसका रूम हो गया, जहाँ वो डेली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, तो जो उसकी नोइंग एरिया है वहाँ पर क्या होता है, चीज़ों को सही से देख लेगा, बता देगा क्या है, ये क्या है। अगर ऐसे ही बच्चे को हॉस्पिटल ले जाके वहाँ टेस्ट किया जाए या फिर किसी दूसरी के ले जाया जाए तो वहाँ बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, नहीं बता पाता है कि ये क्या है, ठीक है। जो नोइंग एरिया होता है, जहाँ डेली वो रहता है, वो वहाँ की चीज़ों को थोड़ा सा समझने लग जाता है, तो वहाँ वो आसानी फील करता है। अक्सर देखा गया कि सीबीआई के बच्चों में जो देखने की क्षमता है, जो कैपेसिटी टू सी है, जो आईसाइट है, जो उनका रिकॉग्निशन है, ठीक है, देख रहे हैं, वो बदलती रहती है। कभी कभी क्या होगा, बच्चे या फिर कोई भी जो भी पेशेंट है वो चीज़ों को सही से देखेगा, कभी कभी क्या होगा, वो चीज़ों को सही से नहीं देखेगा। तो इस तरीके से पेशेंट, फैमिली के जो मतलब पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको भी ज़रा समझ में नहीं आता क्या कर रहा है, कभी अच्छे से देख रहा है, कभी अच्छे से नहीं देख रहा। तो ये एक इसका लक्षण है और ये चीज़ें होती हैं, तो इसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस कारण से ये हो रहा है। सीबीआई को लेकर के कुछ गलतफहमियां भी होती हैं पेरेंट्स के अंदर या फिर लोगों के अंदर। वो कहते हैं कि भाई या तो बच्चा देख सकता है या तो वो बिल्कुल नहीं देख सकता। ऐसा कैसे हो सकता है, कभी देख रहा है कभी नहीं देख रहा है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो घर का एनवायरनमेंट है, जहाँ वो रहता है, वहाँ पर उसको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपने कोई टॉयज़ दिखाया, कोई भी चीज़ दिखाई, तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया ये क्या है। लेकिन आप क्लासरूम में गए जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, या हॉस्पिटल गए, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हुआ, अब वहाँ पर उसके ब्रेन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी। जो विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर वहाँ उसका काम नहीं करेगी, ये जो है उसकी चिप काम नहीं करेगी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ चीज़ें वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो ऐसा होता है, लेकिन सीबीआई को पहचानना और उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। एकदम से नहीं कह सकते आप कि ये जो है देख रहा है या तो नहीं देख रहा है, उसमें देखता भी है, कभी कभी नहीं भी देखता, ये भी कंडीशन होती है। सीबीआई का निदान यानी कि डायग्नोसिस कैसे होती है, तो इसमें कई तरीके के एक्सपर्ट को जो है शामिल होना रहता है। जैसे कि एक आँखों का डॉक्टर हो गया, एक दिमाग का डॉक्टर हो गया, एक विज़न जो है एक्सपर्ट हो गया, कोई थेरेपिस्ट हो गया, या साथ में एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी हो गया, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। उन सभी चीज़ों से मिल करके फिर ग्रोथ होती है बच्चे की, क्योंकि यहाँ पर देखने से ज़्यादा समझने में दिक्कत होती है पेशेंट को। आँखें देख रही होती हैं लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो उसको प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है। अब सवाल आता है कि इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो सीबीआई के बच्चे हैं उनकी हेल्प हम कैसे करें, या फिर कोई भी पेशेंट है, कोई एडल्ट है जो सीबीआई का है, तो उसको हम कैसे, उसकी हेल्प कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि आपका बच्चा या आपका बेटा जिस इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा ईजी, सरल रखें। जैसे कोई कमरा है तो उस रूम के अंदर अगर जैसे वाइट बैकग्राउंड है, यानी कि आपका जो पेंट है वो वाइट है और उस पर कोई कलरफुल चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो क्या है, बच्चा आसानी से पहचान पाएगा। और ये है कि अगर जैसे ज़्यादा चमकती हुई चीज़ें हैं, खिलौना कोई ज़्यादा चमक रहा है, ठीक है, तो उसको बच्चा देख लेगा आसानी से। रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, कुछ कम होंगी, लेकिन ब्राइट वाली होंगी, चमकती हुई, तो उसको
आसानी से बच्चा समझ सकता है। और आप उसकी हेल्प कर सकते हो कि भाई चीज़ें अगर बच्चे ने देखी, अगर वो नहीं समझ पा रहा तो थोड़ा सा टाइम दें उसको, क्योंकि उसका ब्रेन इतना ज़्यादा शार्प नहीं है। ब्रेन का वो हिस्सा जो विजुअल प्रोसेसिंग का वो इतना ज़्यादा शार्प नहीं है कि उस चीज़ों को रिकग्नाइज करके तुरंत बता दे। तो टाइम दें, घबराए नहीं, इरिटेट ना हो बच्चे के ऊपर, ठीक है। वो देखेगा, समझेगा, फिर टाइम लेके बताएगा। अपने रूम के अंदर या घर के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान भटकाने वाली चीज़ें ना रखें। टीवी की आवाज़, कोई शोर शराबा या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अननेसेसरी हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन रखी हुई हैं, तो जिससे कि बच्चे को समझने में दिक्कत आ सकती है। तो आप जितना सिंपल और कम से कम चीज़ें रखें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। और एक टिप ये है कि बच्चे को बार बार वही रूटीन आप कराइए, ठीक है। एक रूम है या कोई आपके एक्स्ट्रा कोई एरिया है आपके घर में, उसको उसी एरिया में उसी चीज़ में बार बार वही रिपीटिशन करेगा तो उसको समझ में आने लगा कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, वो उसको समझ पाएगा। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि केवल दिखाइए मत, उसको टच भी कराइए। उसको जैसे आपने कोई चम्मच दिया तो ये बताइए ये चम्मच है, स्पून है, उसको वो छू करके भी देखे स्पून है, उसकी मतलब अंडरस्टैंडिंग भी मजबूत होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आँख वीक है तो पेशेंट की जो है टच पावर या स्मेल पावर या उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है उससे पेशेंट की ज़िंदगी में बहुत सारी आसानी आ जाती है, क्योंकि वो जो है जो सेंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, वो उसके जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर डॉक्टर, कई न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्था, पेरेंट्स, टीचर्स, सभी लोग इस तरीके के बच्चों की मिलकर के हेल्प करें, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दें और उनको चीज़ें सिखाएं, तो इस तरीके के बच्चे हल्के हल्के ग्रो कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं, जिससे उनको जो कठिन चीज़ें हैं, परेशानी आने वाली है, उससे वो उन्हें जो काफ़ी हद तक उनको सॉल्यूशन मिल सकता है। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो हमने बनाया, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि होम्योपैथी में इस तरीके से जो ऐसे केसेस है उसमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं। देखिए, होम्योपैथी एक इंडिविजुअल टाइप का एक अपना एक अल्टरनेटिव सिस्टम है जो कि न्यूरो और ऑप्था से रिलेटेड जो डिजीज़, जो बीमारियाँ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है इसकी दवाइयाँ। तो पेशेंट की ओवरऑल वेलबींग के लिए, उसकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के लिए, आइज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन रहती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर थेरेपेटिकली पेशेंट को दी जाती हैं, जिससे कि उसका ब्रेन के अंदर जो चीज़ें रह गई हैं अनडेवलप्ड या जो विजुअल कॉर्टेक्स में डेवलपमेंट नहीं हो पाया है उसमें वो हेल्प करती हैं, और ऑप्टिक नर्व को रीजनरेशन में भी हेल्प करती हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। तो एज ए, क्योंकि इस तरीके के पेशेंट में आप जो आप कर सकते हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्था, विजन थेरेपी, सारी चीज़ें आप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो साथ में इसमें एक जो कि साइड इफ़ेक्ट फ्री है, होम्योपैथ का ट्रीटमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो ओवरऑल जो होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होना है उसमें बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। काफ़ी हद तक एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकती है होम्योपैथिक मेडिसिन आपके केस में, ठीक है।